हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम ऑडियो की इस नई वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज तक आपने अपराध की सैकड़ों कहानियां सुनी और देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वैसी कहानी सुनना तो दूर आपने कल्पना तक ना की होगी, क्योंकि ये कहानी उन साइको किलर्स की है जिन्होंने 1990 के दशक में ऐसे ऐसे संगीन अपराध किए जिन्हें अब जानोगे तो आपका कलेजा सिहर जाएगा और आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वहीं इस केस की पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने इन अपराधियों के लिए ऐसी टिप्पणी की थी जो शायद आज तक आपने कभी न सुनी होगी। बात सन 1991 की है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक सुनसान जगह पर करीब 18 महीने के एक छोटे से बच्चे की खून से लथपथ शव पड़ी हुई है। सूचना मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने वहां की जो स्थिति देखी उसे देख उनका माथा घूम गया। पुलिस ने देखा कि जहां उस मासूम का शव पड़ा हुआ था वहां के आसपास का इलाका भी उसके खून से पूरा सना हुआ था। उस शव के पास एक बिजली का खंभा भी था और उसके ऊपर भी खून लगे हुए थे। वहां की स्थिति देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि बच्चे को किसी ने पैर से पकड़कर उसके मुंह को लगातार खंभे में तब तक मारा होगा जब तक कि उस मासूम ने दम नहीं तोड़ी होगी। इस इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में यहाँ आसपास के कई दर्जन बच्चे पहले भी गायब हुए थे और बाद में उनकी लाशें किसी न किसी सुनसान जगह पर पाई गई थी और उनकी भी हत्या इसी प्रकार से अलग अलग बेरहम तरीकों से किया गया था। आखिर कौन थे ये बच्चे, इनके साथ क्या कुछ हुआ था और कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे? इनके पीछे थी मासूम और भोली चेहरे वाली 3 चालबाज और बेरहम औरतें, अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां सीमा और रेणुका। दोस्तों, आगे मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी का वो पार्ट है जिसके बिना पूरी कहानी अधूरी है। अंजना बाई का जन्म नासिक के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बहुत कम उम्र से ही उसे चोरी चकैती और पैकेटमारी की लत लग गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी ये हरकतें भी उसके साथ बड़ी हुई। अब वो चैन पुलिंग के साथ महिलाओं के पर्स भी गायब कर देती। ऐसे में अंजना बाई जब और जवान हुई तो उसे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया और वो ट्रक ड्राइवर के साथ भागकर नासिक से पुणे आ गई और उसने उससे शादी कर ली। कुछ समय बाद सन 1973 में अंजना बाई की एक बेटी हुई जिसका नाम उसने रेणुका रखा था। रेणुका जब पैदा हुई उसके कुछ महीने बाद ही उसके पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, उसने रेणुका और अपनी पत्नी अंजना बाई को छोड़कर कहीं दूर भाग गया। पति के छोड़े जाने के बाद अंजना बाई के पास पैसे नहीं थे ताकि वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल पाती। अंजना बाई को चोरी चकारी की आदत तो पहले से ही थी और उसने मेहनत करके पैसे कमाने के बजाय चोरी करने का रास्ता चुना। धीरे धीरे अंजना बाई अलग अलग तरीकों से चोरियां करती, कभी मंदिरों में, सिनेमा हॉलों में, तो कभी किसी की दुकान में, और इससे उसका गुजारा चलता। दिन यूं ही बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद अंजना बाई के जीवन में मोहन गावित नाम का एक और शख्स आया। मोहन एक रिटायर आर्मी का जवान था। सन 1974 में अंजना बाई ने मोहन से दूसरी शादी कर ली। सन 1975 आते आते अंजना बाई ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने सीमा रखा था। इस प्रकार अंजना बाई की अब 2 बेटियां हो गई थी, रेणुका और सीमा। अंजना बाई की चोरियों की वजह से मोहन गावित को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता और पुलिस का भी सामना करना पड़ता। और ऐसे में सीमा के पैदा होने के कुछ ही महीने बाद मोहन ने भी अंजना बाई को छोड़ दिया। दूसरे पति के छोड़े जाने के बाद अंजना बाई की चोरियां और ज़्यादा बढ़ गई और उसने इस धंधे में अपने उन बेटियों को भी शामिल कर लिया जिन्होंने अभी सही से होश भी नहीं संभाला था। वहीं दूसरी ओर मोहन ने अंजना बाई को छोड़ने के कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां उसे भुला नहीं पाई थी और उससे बदले की भावना उनके रग रग में थी, और इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गई। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती गई वे भी इस काम में पूरी तरह से पक्की हो गईं। तीनों माँ बेटी महाराष्ट्र के मंदिरों में जाती और भक्ति में लीन महिलाओं के गले से कीमती गहने ऐसे गायब करती कि किसी को पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अंजना के ऊपर 125 से भी अधिक पैकेटमारी, छीना झपटी और चोरी के मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन वह कभी भी पुलिस की पकड़ नहीं आई थी। समय यूं ही बीतता गया और सन 1989 का समय आ गया। उस समय तक अंजना की बड़ी बेटी रेणुका जवान हो चुकी थी।
उसने पुणे के एक ट्रेलर किरण शिंदे से शादी कर ली। किरण से शादी करने के बाद रेणुका को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन लोगों ने सुधीर रखा था। रेणुका की शादी और बच्चे होने के बावजूद इन तीनों का धंधा नहीं रुका। ये तीनों माँ बेटियां नियमित रूप से इस धंधे में लगी हुई थी। रोज की तरह 1990 में रेणुका पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में चोरी करते हुए रंगी हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार तो मुझे जेल हो जाएगी और इसी टेंशन में उसके दिमाग में एक शातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया तो रेणुका ने अपने 6 महीने के बच्चे की कसम खाते हुए कहा कि मैं इतने छोटे बच्चे की माँ हूँ, भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। इस तरह उसने अपने बेटे का इस्तेमाल करके वह जेल जाने से तो बच ही गई, साथ ही उसने लोगों की सहानुभूति भी हासिल कर ली। दरअसल लोगों ने बच्चे को देखकर रहमदिली दिखाते हुए कहा कि ये सच बोल रही है। इतने छोटे बच्चे की माँ ना तो चोरी कर सकती है और ना ही झूठ बोल सकती है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उनकी यह रहमदिली आसपास के दर्जनों बच्चों के कत्ल का कारण बन जाएगी। वहाँ से बचने के बाद रेणुका के अंदर शैतानों वाली मुस्कुराहट थी। उसने सोचा कि चोरी भी कर ली और पकड़े जाने से भी बच गई। रेणुका ने ये बात जब अपनी माँ और बहन को बताई तो इस घटना को सुनकर उन लोगों के दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया कि चोरी के दौरान पकड़े जाने पर एक बच्चा उन लोगों के लिए एक मजबूत मोहरा साबित हो सकता है। फिर क्या तीनों माँ बेटियों ने अब बच्चे किडनैप करने शुरू कर दिए। मुंबई, कल्याण, थाने, कोल्हापुर समेत कई जगहों से वे छोटे और मासूम बच्चों को अगवा कर लेती। ये मासूम बच्चे 1 साल से लेकर मैक्सिमम 4 साल के गरीब बच्चे होते जिनके माता पिता के पास अपने बच्चे को ढूंढने के ना तो कोई साधन होते और ना ही वे पुलिस कंप्लेन कर पाते। कुछ कंप्लेन यदि पुलिस के पास पहुंच भी जाते तो कोई सबूत ना मिलने से पुलिस भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और ये तीनों चालबाज महिलाएं गरीब परिवारों की मजबूरी और पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बच्चे अगवा कर लेते। इसी प्रकार जुलाई 1990 में रेणुका कोल्हापुर के नज़दीक एक सुनसान इलाके में खेल रहे एक भिखारी के 18 महीने के बच्चे को अगवा कर ली और उसे घर लाकर संतोष नाम दे दिया गया। संतोष को ढाल बनाकर उन लोगों ने कई चोरियों को अंजाम दिया और चोरी करके बच निकली। अप्रैल 1991 संतोष को लेकर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर लाया गया। मौका पाकर सीमा एक महिला का पर्स चुराने गई लेकिन वह पकड़ी गई। उस वक्त संतोष सीमा की मां अंजना बाई के पास था। अंजना ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संतोष को जमीन पर जोर से पटक दिया। संतोष को नीचे गिरता देख लोगों का ध्यान सीमा से हटकर संतोष पर चला गया और इसी का फायदा उठाकर सीमा वहां से बच निकली। संतोष को नीचे गिरता देख सारे लोग डर गए। लोगों ने अंजना बाई से कहा कि वो इस बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाए। मंदिर से निकलने के बाद दोनों ने देखा कि संतोष को काफ़ी गहरी चोटें आई हुई है और उसके सर से खून भी निकल रहा है और वो लगातार रोए ही जा रहा है। ये देख दोनों डर गए और उन्हें यह डर सताने लगा कि वे पकड़े न जाएं। उसी दौरान उन्हें रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक बिजली का खंभा दिखाई दिया। ये देखकर अंजना बाई ने संतोष के पैर को पकड़ा और किसी कपड़े की तरह उस खंभे में उसके सर को तब तक मारा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी शव वहीं छोड़कर वे फरार हो गए। इस प्रकार ये तीनों माँ बेटी पहले बच्चे चुराती और उस बच्चे का इस्तेमाल करके चोरी करती और पकड़े जाने पर बच्चे जमीन पर पटककर या तो वे भाग जाती या लोग उन्हें मासूम और बेगुनाह समझकर उन्हें बच्चा खुद दे देते और ये वहाँ से बड़े आराम से निकल जाती। और वो बच्चा यदि रोता या लगातार खून बहने से वह इस्तेमाल लायक नहीं रहता तो वे उनको बड़ी ही बेरहमी से तड़पा कर मार देती। ये तीनों महिला इतनी बेरहम थीं जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1 साल की बच्ची जब लगातार रोई जा रही थी तब इन तीनों ने गुस्से में आकर उसका पैर पकड़ा और पानी से भरी बाल्टी में उसका सर तब तक डाले रखा जब तक कि उसकी सांस ही नहीं रुक गई। इसी प्रकार एक किस्सा एक 1.5 साल की बच्ची गौरी का था। जब गौरी चोरी के दौरान जमीन पर पटके जाने से लगातार रोई जा रही थी तब इन तीनों ने पहले उसका गला दबाकर उसे मार डाला और उसके मरने के बाद उन लोगों ने उसके टुकड़े किए और वे टुकड़े एक बैग में भर दिए, जिसके बाद उस बैग को लेकर वे उषा टाकी सिनेमा हॉल पहुंचे। वहां तीनों ने बैग सीट के नीचे रखकर मूवी देखी और मूवी खत्म होने के बाद उन लोगों ने वह बैग लेडीज टॉयलेट में फेंककर वहां से फरार हो गए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्या अंजना बाई के घर से किसी बच्चे ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की तो जवाब है हाँ। एक 4 साल का बच्चा था पंकज
जो घर के आसपास के लोगों से बात करने की हिम्मत करने लगा था ताकि वो इस नर्क से बाहर निकल सके। ऐसे में इस बात की भनक जब इन तीनों को लगी तब इन तीनों ने गुस्से में आकर पंकज को पंखे से लटका दिया और उसके सर को दीवार में लड़ा कर तब तक मारा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। और इसमें उनकी मदद करता था रेणुका का पति किरण। किरण उनकी हत्या में तो शामिल नहीं था, लेकिन 100 ठिकाने लगाने में वह इनकी पूरी मदद करता था। यदि आपको ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ कही कही बातें हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इन लोगों ने साल 1990 से लेकर साल 1996 तक ऐसे लगभग 40 से अधिक मासूम बच्चों का पहले तो अपहरण किया और चोरी में इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अलग अलग तरीकों से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको एक बात याद रखने को बोला था कि अंजनाबाई ने पहले पति के छोड़े जाने के बाद दूसरी शादी एक रिटायर आर्मी के जवान मोहन गावित से की थी, लेकिन बाद में उसने भी अंजनाबाई को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। दरअसल मोहन गावित के दूसरी शादी करने के बाद उसकी दूसरी पत्नी से 2 बच्चियां हुई थी। सन 1996 तक एक बेटी 9 साल की और दूसरी बेटी 6 साल की हो गई थी। चूंकि अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों के अंदर मोहन गावित से बदला लेने की आग तो पहले से ही पनप रही थी और उस आग को बुझाने का मौका उन्हें अक्टूबर 1996 में मिल गया। सीमा और रेणुका ने अपनी 9 साल की सौतेली बहन क्रांति को किसी तरह अगवा कर लिया और उसकी हत्या करके उसे वे गन्ने के खेत में दबा दिए। मोहन गावित और उसकी पत्नी को पता था कि अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों को लेकर हमसे नफरत है, इसलिए उनका सीधा शक अंजनाबाई के साथ उसकी दोनों बेटियों पर गया। जिसके बाद मोहन गावित ने अक्टूबर 1996 में नासिक थाने में अपनी 9 साल की बेटी क्रांति का अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उन्होंने इन तीनों महिलाओं का जिक्र किया कि उन्हें शक है इन तीनों ने मेरी बेटी का अपहरण किया है। दूसरी ओर इस रिपोर्ट की खबर सुनते ही अंजनाबाई, रेणुका और सीमा के साथ किरण भी अंडरग्राउंड हो गए। अब उनके अंदर मोहन गावित और उसके परिवार को लेकर और ज़्यादा नफरत भर गई थी और इस बात का बदला लेने के लिए इन लोगों ने अब उसकी छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा। बदले का भूत इन पर ऐसे सवार था कि इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे वापस शहर में दाखिल हो गए और इसी वक्त नवंबर 1996 में पुलिस ने अंजनाबाई, रेणुका, सीमा समेत किरण को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने इनके नासिक के घर पर रेड मारी। पुलिस को वहां से बच्चों के खिलौने के साथ बहुत सारे कपड़े मिले थे। उनमें से कुछ कपड़े तो ऐसे भी थे जिन पर खून के दाग लगे हुए थे। ये देख पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा हो गया। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों औरतों ने ऐसे चेहरे बनाए थे जिससे मालूम पड़ रहा था कि वे हर एक चीज़ से बेखबर है। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ में अपनी पूरी ताकत झोंकी तो वहाँ सीमा टूट गई। सीमा के टूटने से अंजना और रेणुका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि हाँ, हमने अपनी सौतेली 9 साल की बहन का पहले अपहरण किया और उसकी हत्या करने के बाद उसका शव गन्ने के खेत में दबा दिया। वहीं दूसरी ओर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID इन चारों के पिछले अपराधों की जांच करने में जुट गई, क्योंकि उनके घर से जो कपड़े बरामद हुए थे वे सब अलग अलग साइज के थे, जिससे CID को शक था कि ये मामले 1-2 बच्चों का नहीं है। वहीं इस केस में एक और टर्निंग पॉइंट आया। किरण ने सजा के डर से नासिक कोर्ट में अप्रूवर की एक गवाह बनने की अर्जी पेश की और उसने पुलिस और CID के सामने अंजनाबाई, सीमा के साथ पत्नी रेणुका के सारे काले चिट्ठों का भांडा फोड़ दिया, जिसमें उसने उन लोगों के चोरी, अपहरण से लेकर उन 42 मासूमों की हत्याओं की सारी कहानी उनकी टाइमिंग के साथ CID को बता दी। साथ ही किरण पुलिस को वहां भी ले गया जहां उन मासूमों को जमीन में दबाया गया था। किरण शिंदे के सहयोग और उसके सरकारी गवाह बनने के कारण कोर्ट से उसे माफी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने जब एक बार फिर तीनों महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने किरण द्वारा बताए गए सारे अपराध स्वीकार कर लिए। पुलिस ने इन तीनों मां बहनों पर 42 बच्चों के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस जांच में 13 बच्चों के किडनैपिंग और 5 बच्चों के मर्डर के ही सबूत मिले थे, क्योंकि तब तक सारे सबूत मिट्टी में मिल चुके थे। गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया और पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने में जुट गई। लेकिन इस मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो पाती उससे पहले ही साल 1997 में इस घटना के मुख्य आरोपी अंजनाबाई की बीमारी के कारण जेल में ही मौत हो गई। अंजनाबाई की मौत के बाद सीमा और रेणुका के ऊपर केस चलाया गया
और ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ने कुल 156 गवाह पेश किए, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनके सामने इन तीनों ने पहले मासूमों को पटका था और बाद में वे खुद भाग जाती या ये लोग ही इन्हें मासूम समझकर बच्चे वापस दे देते थे। पुलिस ने कोर्ट में इन दोनों बहनों पर 13 बच्चों की किडनैपिंग और 10 बच्चों की हत्या करने की रिपोर्ट लगाई, लेकिन कोर्ट ने जून 2001 में इन दोनों पर 13 किडनैपिंग और 6 बच्चों की हत्या का गुनहगार मानते हुए सीमा गावित और रेणुका सिंधे को फांसी की सजा सुनाई। खैर, कोर्ट के फांसी के फैसले को दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सन 2004 में इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए इनकी चुनौती ठुकरा दी, जिसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इनकी चुनौती ठुकरा दी। जब निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के इस फैसले को बरकरार रखा तो इन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की, जिसमें इन्होंने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी और सन 2014 में उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इतना सब होने के बाद भी दोनों ने हार नहीं माना। इन लोगों ने अपने लॉयर की हेल्प से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विचित्र अर्जी पेश की कि उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें मौत की सजा 2001 में ही मिल गई थी। लेकिन इस फैसले को 14 साल हो गए और इस पर अमल नहीं किया गया, जबकि हम दोनों बहनें पूरे 14 साल तक मौत के इंतजार में मानसिक तनाव का सामना करते रहे हैं, क्योंकि हम दोनों प्रतिदिन मौत के डर से जी रहे थे। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद 18 जून 2022 के दिन बॉम्बे कोर्ट ने जवाब मिलने की देरी से उन पर हुए मानसिक अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उनके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वहीं इस केस को लेकर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने टिप्पणी की कि इन तीनों महिलाओं की तुलना यदि पूतना राक्षसी से किया जाए तो शायद उसका भी अपमान हो जाएगा। ये तीनों महिलाएं महिला जाति के लिए कलंक हैं। फिलहाल ये दोनों बहनें पुणे के यरवदा जेल में बंद हैं और अपनी उम्र कैद की सजा काट रही हैं। दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि कैसे ये तीनों सीरियल किलर एक खुद माँ होने के बावजूद उन मासूमों का इस्तेमाल करती और जब उनका मकसद पूरा हो जाता तब वे उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती। लेकिन अफसोस सिस्टम और कानून का, ऐसी बेरहम महिलाओं को फांसी की सजा मिलने के बावजूद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। और ये शायद उन गरीबों की बदकिस्मती ही कहेंगे जिनके बच्चों को इन महिलाओं ने दर्दनाक मौत दी थी। खैर, इस केस को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।